अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। व्लॉग करते हुए मैं यही सोच रहा था कि किस चीज़ के ऊपर बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त स्पेशली पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में क्यों लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले इस जंग के जो हतमी नताइज हैं, किस तरफ से कितना नुकसान किसको हुआ, वो तो कुछ दिनों बाद ही सामने आएगा, क्योंकि फेक न्यूज़ का एक भरमार है इस वक्त सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि नून लीग के सोशल मीडिया सेल से एक ऐसी तस्वीर भी शेयर की गई जिसे अफ़गान कमांडर बताया गया, अफ़गान लीडर बताया गया, लेकिन हकीकत में वो सवात के किसी गाँव में रहने वाला एक नीम पागल सा शख्स है जो कॉमेडी करता है, मजाक करता है, लोगों को गालियाँ देता है, चर्स वगैरह पीता है, एक मजनून है, दीवाना है, जिसके पास लोग जाते हैं, उससे मजाक करते हैं, वो गालियाँ वालियाँ देता है। उसको नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने अफ़गान तालिबान का कमांडर बनाकर बताया कि ये मार दिया गया है, जहन्नुम वासल कर दिया गया है। इस तरह की खबरें, तो ये सच्चाइयाँ हैं। इस वक्त दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहाँ के वज़ीर जो हैं वो भी लिख रहे हैं इतनी पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन DGI SPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई ये मेरे लिए काफ़ी अहम थी। यहाँ पे ख़ासकर जो DG साहब की अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बातचीत होती है, इस हवाले से उन्होंने एक सवाल का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। जंग के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पर उनके 274 मार दिए अफ़गान जो उनके कमांडर वगैरह थे, 40 इंजर्ड हैं उनके, और 80 पोस्टें पाकिस्तान ने तबाह कर दी। 20 के ऊपर पाकिस्तान का कब्ज़ा, और पाकिस्तान ने 15 टैंक अफ़गानियों के तबाह किए, जबकि 12 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो इस जंग के अंदर शहीद हो गए। ये पाकिस्तान का अब तक का ऑफिशियल स्टांस रहा है। दूसरी तरफ इसमें इंटरनेशनल ख़बरें खंगालनी पड़ेगी, इंटरनेशनल जरीदे जो हैं BBC से लेकर CNN तक, रॉयटर्स तक, इन सबको देखना पड़ेगा। लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो कितना नुकसान किस तरफ से हुआ वो तो कुछ दिन बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये जो जंग है ये नहीं होनी चाहिए थी। जब किसी भी जंग में दोनों लश्कर कुरान की आयत पढ़ करके जंग का आगाज़ करें, दोनों तरफ से नारा तकबीर लग रहा हो, वो दावा कर रहे हैं खालिद बिन वलीद जो उनकी बदरी 313 ब्रिगेड और इस तरह के नाम उनके झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ, इधर पाकिस्तानी फ़ौजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के नारा तकबीर पढ़ करके जंग का आगाज़ करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। मैं जिस शख्स को पाकिस्तान में फॉलो करता हूँ, जैसे अपना लीडर मानता हूँ, उसने हमेशा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग की मुखालफत की है, जंग को किसी मसले का हल नहीं बताया है। जंग आखिरी हल होता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, दहशतगर्दी के ठिकानों को भी तबाह करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को एक चीज़ यहाँ पर हमें और अफ़गानिस्तान दोनों को माननी पड़ेगी कि जंग सफारती महाज पर नाकामी ही का जो है नतीजा होती है। तो इस वक्त जो जंग चल रही है ये दोनों तरफ मुसलमान रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, वहाँ पर अफ़गान है। अब इसके ऊपर वजारत इत्तलाआत पाकिस्तान का जो शर्मनाक किरदार है ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, कि जहाँ पर पाकिस्तान के इदारे लोगों को, दुनिया को ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेज कि हम ये जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसमें अता तारड़ का क्या किरदार था, पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानी 26 करोड़ को किस तरह से उसने शर्मिंदा किया, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूँगा। शेख वकास का एक बयान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, तहरीक इंसाफ अंदर से टूट फूट का शिकार, बहनों के ऊपर अटैक, इसके ऊपर भी आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन DGI SPR साहब के हवाले से बात करूं तो उनसे एक सवाल इसमें यह पूछा गया तहरीक इंसाफ के हवाले से, यानी कि जो उनका स्टांस रहा है माजी में, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती थी उसमें इमरान खान साहब के हवाले से खुल करके बात करना, तहरीक इंसाफ के हवाले से, आज वो बिल्कुल 90 डिग्री जो है वो अपोजिट था। उसके अंदर एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान के तमाम अवाम और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम सियासी जमातें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेज के ऊपर हैं। Divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। ये बड़ा ही बहुत बड़ा 90 डिग्री यूँ समझ लें कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर था। DGI SPR की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये इशारा दिया जाता था, ये दावा किया जाता था कि इमरान खान किस तरह से या तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में रुकावट है। लेकिन आज ये बयानिया इस वक्त कम से कम मुझे रियासत का नज़र नहीं आया इस वक्त के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर फेक खबरें चलती रहीं इनके हवाले से, जंग के हवाले से। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम चीज़ हुई वो ये थी कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी, पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर बारूद फट रहे थे, हज़ारों ज़िंदगियाँ ख़तरे में थीं, ऐसे में पाकिस्तान के वजारत इत्तलाआत और नशरियात का जो दफ्तर है उसके अंदर वज़ीर इत्तलाआत के चंद मुलाज़मों ने मिल करके एक कंटेंट बनाया, और वो कंटेंट पाकिस्तान के वज़ीरों ने, वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसियों ने और वजारत इत्तलाआत ने
دنیا کے ساتھ شیئر کیا۔ اب سوال یہ ہے جو انٹرنیشنل دنیا جاننا چاہ رہی ہے، الجزیرہ، BBC، CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ بارڈر پہ جنگ چل رہی ہے، تو یہ جنگ کیوں ہے؟ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے ادارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر آ کر کے مسجدوں، امام بارگاہوں، سڑکوں، چوراہوں پہ یہ لوگ بم پھٹاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب افغانستان والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتوں اور بچوں کو انہوں نے مارا، ہم اس کے اوپر ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں وزارت اطلاعات پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ اب یہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ افغانی ہو، پاکستان پر حملہ کرو گے؟ اچھا جی، تمہارے پاس ایئر فورس بھی ہے؟ اچھا جی، تندور چلانے کے علاوہ تم جنگیں بھی لڑتے ہو؟ اچھا جی، پیشن غضب للحق، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اطلاعات لکھتے ہیں کہ پاکستانی ہر قسم کے حالات میں مذاق تلاش کر لیتے ہیں، مطلب جنگ جہاں پہ خون بہہ رہا ہے، بارود پھٹ رہا ہے، انسانی زندگیاں خطرے میں ہیں، ایسے میں ان کو یہ مسخری سوچ رہے۔ یہ کانٹینٹ پاکستان انڈیا کے یا پاکستان افغانستان کے کرکٹ میچ میں نہیں بنایا گیا، یہ بنایا گیا ہے جنگ کے اوپر۔ ادارے اور ریاست یہ کہنا چاہ رہی ہے ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، جبکہ عطا تارک دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم تندور والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم افغانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جن کے پاس اپنی ایئر فورس ہی نہیں۔ او ابو احمق، اگر تم نے بیانیہ بنانا ہی تھا تو تم ایک آدمی کو کرسی پہ بٹھا کر کے اس سے 4 جملے کہلوا دیتے، اسے قرآن کی آیت پڑھنے کا کہہ دیتے کہ ایک ناحق انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تم اس سے حدیث پڑھوا دیتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ ناحق قتل کا ہوگا، دنیا کو بتاتے کہ دہشت گردی جو ہے وہ انسانیت کے لیے کتنی خطرناک ہے، تم نیلسن مینڈیلا کو یہاں پر کوٹ کر دیتے، ٹیررزم از دا اینمی آف فریڈم اینڈ ڈیموکریسی، تم یہاں کوفی عنان کو کوٹ کر کے دنیا کو بتاتے ٹیررزم کین نیور بی ایکسیپٹڈ ایز اے میتھڈ آف اسٹرگل، تم بتاتے دنیا کو کہ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن تم نے کیا بتایا؟ ہم تندور والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر مسخری ایک ایسا کنٹینٹ بنایا جو کسی کرکٹ میچ کے اوپر ہو سکتا ہے، کبڈی کے میچ کے اوپر ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا میم ہو سکتی ہے، جنگ کے حالات میں، اور آپریشن کا نام غضب للحق، قرآن کی آیتوں کے ساتھ آغاز، اللہ کی جنگ، اور وزارت اطلاعات یہ کر رہی ہے۔ اور جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ان کو دیکھیں آپ، یہ کوئی ان کا نون لیگی ہے، ان کو لاکھوں روپے سیلریاں دی جاتی ہیں، اب یوٹیوب پہ جا کر کے دیکھیں یہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، راجا جی پنڈی آؤ، اس طرح کا کنٹینٹ موبائل سے شوٹ کر کے ان کی ویڈیو ناچ گانا کرنے والے یہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بارڈر پہ لڑنے والا سپاہی بیچارہ اس جنگ کو اللہ کی جنگ سمجھ کے لڑ رہا ہے، دہشت گردی کے خلاف ہونے والی جنگ سمجھ کر کے لڑ رہا ہے، اور پیچھے سے سرکاری عمارتوں کے اندر بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے ریاست کے بیانیے کیا آ رہے ہیں، یہ تو تندور والوں کے خلاف جنگ ہے، یہ تو افغانوں کے خلاف جنگ ہے۔ پاکستان نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ جنگ افغانوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کا جو ایک نیریٹو رہا ہے، جو اس جنگ کو لڑ بھی رہے ہیں، جو اس جنگ کے حق میں بھی ہیں، ان کا بھی کم سے کم یہ کہنا ہے کہ یار یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن یہ کون سی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے کہ جس کے نزدیک یہ کنٹینٹ شرمندگی ہے، لعنت ہے، خدا کا غضب ہو ان کے اوپر جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ بدترین مذاق کیا، ان لوگوں کو لا کر کے بٹھایا۔ جو کنٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے نا وہ ایک قوم کے اندر سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کا دل سے جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ جب جنگ کو اپنی مجبوری سمجھ کر کے لڑتے ہیں تو پھر وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگ ہم پر کیوں مسلط ہوئی، کیوں ضروری تھا اس جنگ میں ہمارا اترنا، کیا مجبوری تھی ہماری اس جنگ کے اندر اترنا، کس لیے ضروری تھا کہ ہم ہتھیار اٹھاتے اس مسئلے کے خلاف، جبکہ ریاست کیا بتا رہی ہے کہ تندور والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، افغانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جگتیں کر رہے ہیں، اور وزیر لکھ رہے ہیں کہ ہر سچویشن کے اندر پاکستانی مذاق نکال لیتے ہیں۔ ارے کہاں نکالتے ہیں پاکستانی مذاق یار؟ تو پاگل ہو گیا، سٹک گیا، دماغ خراب ہے تمہارا؟ اور بارڈر پہ کھڑے اس فوجی کے بارے میں سوچو، وہ مذاق نکالے گا اس میں سے جہاں گولے برس رہے ہیں، جن بارڈرز کے اوپر وہ پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں بیچارے سہمے ہوئے گھروں کے اندر، چاروں طرف فائرنگ اور گولہ بارود کی آوازیں، تمہیں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر کے مذاق سوچ رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ سیریسنس ہے ریاست کی، یہ پاکستان کا نظام ہے، مطلب یہ انتہا ہے یار، خدا کی قسم کہ جنگ کے ماحول میں یہ جھکتے کی جائیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپڈیٹ شامل کروں گا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو بیان دیا تھا اپنی ہی لیڈرشپ کے حوالے سے، میں نے اپنے ویلاگ میں غالباً آپ کے ساتھ شامل کی ہوگی یہ خبر کہ کس طرح سے بیرسٹر گوہر اور دوسرے رہنماؤں کے حوالے سے، اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے آ کر کے بڑا مضحکہ خیز بیان دیا، ہنستے ہوئے انہوں نے اشارہ ان کا علیمہ خان صاحبہ کی طرف ہی تھا، تو مطلب یہ مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے، علیمہ آپا کوئی کہہ رہے تھے ظاہر ہے کہ ایک تو ٹگے ٹوگری کر دو، رہنماؤں کو اپنے حلقوں میں غدار ثابت کرو اور پھر کہو کہ وہ بندے نکال کے لے کے۔ مالک بھائی بہت فنی جگہ ہے،
ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਟਕਾ ਟੋਕਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾइज ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, फिर एक मजे का खेल बात यह है, उसके बाद हर हफ्ते अगले हफ्ते फिर उम्मीद भी उन्हीं से रखो और उन्हीं को बंदे निकाल के लाओ। मालिक भाई बहुत फनी जगह काम है। फनी बात ये नहीं थी जो आपने बताई, फनी बात मैं आपको बताता हूँ। फनी बात ये है ना कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जनरल ये सेक्रेटरी इत्तलात हैं वकास साहब, ये जंग से पंजाब से इलेक्शन लड़े हैं और वहाँ इमरान खान के नाम पर ये जीते हैं, और इलेक्शन के बाद आज तक ये जंग में वापस नहीं गए अपने हल्के में, इसलिए कि ये पकड़े ना जाएं। ये आज तक किसी एक भी इजलास में नेशनल असम्बली के शामिल नहीं हुए, हालांकि सीट के ऊपर कब्जा इन्होंने किया हुआ है। जब से ये इलेक्शन जीते हैं आज तक इनकी कुर्सी के ऊपर रुमाल रखा हुआ है, ये वापस ही नहीं गए ईवान के अंदर। आपको पता है कानून और आइन के अंदर अगर 40 दिन गैरहाज़िरी हो मुसलसल किसी भी मेंबर की तो उसको डी सीट कर दिया जाता है, लेकिन ये वाले जो साहब हैं इनको डी सीट नहीं किया याद सादिक साहब ने। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि कुछ अरसा पहले तक, जब तक ये तहरीक इंसाफ में नहीं आए थे, तब तक ये अयाज सादिक की कैंपेन किया करते थे, स्टेज पर बैठकर जलसे में ये वोट मांगा करते थे अयाज सादिक के लिए। अब अगर एडिटर को वो वीडियो मिली तो वो वीडियो साथ में मैं चला भी दूंगा कि किस तरह ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जलसों में स्टेज पर अयाज सादिक के लिए वोट मांगा करते थे। कि लाहौरियों ने पाकिस्तान की सियासत मियां नवाज शरीफ को देकर यह साबित किया है कि वो शरीफों के साथ है, और आज अयाज सादिक को वोट देके यह साबित करना है कि बदमाश नहीं, यह हकदार है, गुंडागर्द नहीं, अयाज सादिक हकदार है, क्योंकि यह सादिक है और इसका हक बनता है। और इन साहब को आज कितने ही इजलास हो गए, कितने ही दिन गुजर गए, ये नेशनल असम्बली के अंदर गए ही नहीं, लेकिन इनको डी सीट नहीं किया जा रहा। ये फनी बात है शेख वकास साहब, ये फनी बात है कि आप कैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो पंजाब से इलेक्शन जीतने के बाद पंजाब के अंदर एंट्री नहीं हो सकते, तो सीट छोड़ क्यों नहीं देते भाई? अगर आपको इतना खतरा है, आपको गिरफ्तारी से डर है, तो आप बंद कमरे में बैठ करके इमरान खान या तहरीक इंसाफ को क्या फायदा दे रहे हैं? आप किसी ऐसे शख्स को क्यों नहीं आ जाने देते इस कुर्सी के ऊपर जो स्ट्रीट मूवमेंट कर सके, जो लोगों को निकाल सके, जो एहतजाज कर सके, जो पार्लियामेंट में जाकर के इमरान खान का मुकदमा लड़ सके, जो अदालतों के अंदर जाकर के पेश हो सके? किस लिए मल के बैठे हुए हैं आप उस सीट को? तो इस बात के ऊपर पाकिस्तानी जब आप पे तनकीद करते हैं तो आप आकर के हैं फनी बात पता है क्या है मालिक साहब? तो इस तरह से तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑनेस्टली चल रही है, और इन्हीं के ऊपर अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि ये तो अदालत ही नहीं आते, जज बैठा होता है, लेकिन जिन वकीलों के पास इमरान खान के केसेस हैं वो भी नहीं आते। बहरहाल इस जंग के बाद अल्लाह करे ये जंग ख़त्म हो, जंग किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के मफाद में तो बिल्कुल भी नहीं है, और अफगानों के साथ, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जिनके साथ हमारा इतना बड़ा इतना लंबा बॉर्डर लगता है, किसी सूरत भी वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। अब अल्लाह करे कि इस जंग के अंदर से कोई मुस्बत नताइज निकलें, दहशतगर्दी का खात्मा हो और ये जंग ख़त्म हो। लेकिन दूसरी तरफ आज डीजी साहब का जो बयान था, क्या ये वक्त की ज़रूरत थी या फिर वाकई रियासत की इदारों की पॉलिसी ऐसी है कि अब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ हमने टकराव नहीं लेना? ये बड़ा अहम पॉइंट था। आने वाले दिनों में इसके नताइज बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगे। अगले वीलॉग में मज़ीद चीज़ें आपके साथ शामिल करूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।